हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस, 1 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में अपीयर हो रहे हैं तो आप हमारे 100 डेज के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबर पर कांटेक्ट करके आपको क्रैश कोर्स से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, प्लस हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर फटाक से लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं। बट एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, आज पहला दिन है मंथ का, तो हाई एनर्जी के साथ आप सभी लोग को जो है वो पूरे मंथ जो है वो काम करना है, इसी प्रकार से जैसा कि आप करते हुए आ रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि आपको हर दूसरे दिन लगता है कि अरे यार हम क्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट मी, सभी को ऐसा लगता है। जब कल को जब आप टॉपर बन जाएंगे, लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, तब डेफिनेटली जब आप इंटरव्यू में कहेंगे तो यही बात कहेंगे कि यार हर दिन ऐसा लगता था कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हर दिन घबराहट होती है। तो देखो, ये सबके साथ होता है। बट आप लोग को क्या करना है, आज दिन का महीने का पहला दिन है, एनर्जी को बिल्कुल हाई करके आप लोग को तैयारी करनी है। सिर्फ एक ही चीज़ को सोचकर कि 4 अक्टूबर को जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स में बैठेंगे तो आप प्रीलिम्स क्रैक करके उतरेंगे। और ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा खासा समय है आपके पास। देखिए, वैसे तो आप लोग को की प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि अगले 2 महीने तक तो आपको सिर्फ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करके चलना है। फिर 1 महीना फिर आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करिएगा। बट अभी आपके पास अच्छा खासा समय, तो इस समय को आप लोग को मैक्सिमम टाइम अपना ऑप्शनल को भी देना है और मेंस को भी देना है, क्योंकि आपको पता होगा इसकी प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए बहुत कम समय है, ऑप्शनल तक कंप्लीट करने का समय नहीं है। तो अभी से ऑप्शनल को भी अपने माइंड में रख के चलो। दिन में करीब 2 घंटे 3 घंटे ऑप्शनल को भी दो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऑप्शनल नहीं करेंगे, फिर बाद में जाकर उनको दिक्कत आएगी। तो मुझे लगा कि आप लोग को आज महीने का पहला दिन था तो ये एडवाइस देना चाहिए, राइट। चलो एनीवेज, अब ज़्यादा एडवाइस नहीं दूंगा, आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा, फटाक से लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज़ को कवर करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। पीसी महालनोबिस के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं, इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस, इनका नाम हम लोग को देखने को मिलता है। याद है, आपने पढ़ा होगा महालनोबिस मॉडल के बारे में, काफ़ी फेमस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इससे रिलेटेड कई बार सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इन्होंने ही, पीसी महालनोबिस ने ही ये मॉडल जो है वो बनाया था, राइट। 29 जून 1893 को इनका बर्थ हुआ था, 28 जून 1972 को इनकी डेथ हो गई थी। और ये इंडियन साइंटिस्ट और इंडियन स्टैटिस्टिशियन हम लोग को देखने को मिलते हैं। इनको जाना जाता है महालनोबिस डिस्टेंस के लिए। ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर था, राइट। और ये फर्स्ट प्लानिंग कमीशन जो था फ्री इंडिया का, उसके भी ये सदस्य थे, राइट। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें गाइस, तो इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ों में महानता जो है वो हासिल करी हुई थी। स्टैटिस्टिक में काफ़ी बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है, और इनके इसी कंट्रीब्यूशन को लेकर इनको फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इंडिया के अंदर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इंडिया के फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स का नाम क्या है, तो पीसी महालनोबिस। तो आप लोग को इसके बारे में ये चीज़ पता होनी चाहिए। और इनको चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स में अक्सर आ जाती है। और महालनोबिस मॉडल की जो मैं अभी आपको स्टार्टिंग में बता रहा था गाइस, तो सेकंड 5 ईयर प्लान में महालनोबिस मॉडल जो है वो उसका उपयोग किया गया था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, राइट। तो ये वाले क्वेश्चन एज इट इज जो है वो बने हुए थे कि महालनोबिस मॉडल जो है वो किस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान में यूज किया गया था। याद रखिएगा, सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो महालनोबिस मॉडल के ऊपर हम लोग को देखने को मिला था, क्योंकि उस पर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया गया था, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, इसका आइडिया होना चाहिए। इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भी कोलकाता के अंदर 1931 में स्टैब्लिश किया था। इन्होंने और भी, जैसे कि बात करें जर्नल संख्या की का फाउंडेशन जो है वो इनके द्वारा किया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कार्ल पियर्सन बायोमेट्रिका, तो इन्हीं की लाइंस के ऊपर बेस्ड ये जनरल संख्या हम लोग को देखने को मिली थी। अब इतना ज़्यादा डिटेल में ये सब चीज़ें नहीं आती, बट मेनली जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा काम की थी, और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोग को इस पेज में दिखाई दे रही है, ये काम की है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ी सी इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है उसके अंदर बाद में जाकर ये जो था इनका जो इंस्टीट्यूट जो था गाइस, उसको ऑटोनोमस बॉडी का दर्जा जो है वो दे दिया गया था 1959 के दौरान, ठीक है। तो ये चीज़ थी कुछ। अब इस न्यूज़ की बात करें गाइस, तो देखिए जो बादलों से जो बिजली गिरती है, राइट, तो उसको लेकर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी एक रिपोर्ट जो है वो कुछ सामने आई है। तो जिस रिपोर्ट में पता लग रहा है कि ब्राज़ील
ब्राजील के अंदर बिजली जो चमकी है अभी रिसेंटली 2018 में, इस बिजली ने 709 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। देखो बादलों से जब बिजली गिरती है तो जो डिस्टेंस जो बिजली ने कवर किया है अभी तक का सबसे जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस का जो रिकॉर्ड है वो ब्राजील के पास है। यहां पर 709 किलोमीटर की बिजली का डिस्टेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। इससे पहले 2007 में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये रिकॉर्ड था 321 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने का बिजली का, यानी कि एक सिंगल जो बिजली गिरती है नीचे आपने देखी होगी, तो वैसे ही ये जो बिजली है 2018 में ब्राजील में गिरी थी, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो है वो इस बिजली ने कवर किया था। ठीक है, यहां तक क्लियर है बातें। इसके अलावा बात करेंगे इस ब्राजील के अंदर जो बिजली गिरती है वो ऑन एन एवरेज 77.8 मिलियन बार बिजली जो है वो हर साल गिरती है, राइट। तो ये चीज़ जो है वो बताया जा रहा है और ये सबसे ज़्यादा है पूरे दुनिया भर में। अर्जेंटीना की बात करेंगे तो अर्जेंटीना ने 2019 में एक रिकॉर्ड हासिल किया था। ये रिकॉर्ड जो इस प्रकार से था, जैसे जब बिजली गिरती है तो जिस समय तक हम लोग को जो बिजली दिखाई देती है, जो चमक जो होती है ना, फ्लैश जो दिखाई देता है बिजली गिरते समय पे, तो ये 16 सेकंड से ज़्यादा का फ्लैश हम लोग को देखने को मिला था। 16.73 सेकंड का फ्लैश जो है ये हम लोग को एक ही बार, यानी कि एक सिंगल बिजली का फ्लैश जो है वो दिखाई दिया था। इससे पहले जो रिकॉर्ड था गाइज ये 7.74 सेकंड का था 2012 के अंदर। फ्रांस में ये रिकॉर्ड जो है वो देखने को मिला था, बट फिर बाद में अर्जेंटीना के अंदर ये सबसे एक ही बिजली जो सबसे ज़्यादा देर तक दिखाई दी थी वो 16.73 सेकंड की यहाँ पर बताई जा रही है। और ये जो लाइटनिंग फ्लैश होते हैं गाइज, तो आज की डेट में जो रिकॉर्ड बुक्स के अंदर जो ये सब रिकॉर्डेड हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसको जो साइंटिफिक अगर हम लोग टर्म की बात करें उसके लिए, रिकॉर्ड्स वगैरह के लिए, तो ये मेगा फ्लैशेस इसको कहा जाता है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अभी रिसेंटली मेगा फ्लैशेस न्यूज़ में था, किससे रिलेटेड है ये, तो याद रखिएगा बिजली से रिलेटेड है ये, राइट। तो ये चीज़ है। और इंडिया के अंदर बिजली की क्या स्थिति है, तो आप लोग को पता है अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो दुख जाहिर किया था कि बिहार के अंदर जो है वो काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। उत्तर प्रदेश के अंदर भी काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। तो उत्तर प्रदेश सबसे फर्स्ट नंबर पर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेथ जो है वो बिजली के गिरने के कारण रिकॉर्ड की गई, और सेकेंड नंबर पर बिहार है। कहा जा रहा है 170 पीपल, एटलीस्ट कम से कम 170 पीपल जो है उनकी बिजली गिरने के कारण जो है वो 2019 में मृत्यु हुई है, राइट। और कहा जा रहा है कि लाइटनिंग के डेज जो है इंडिया के अंदर, यानी कि जो बिजली गिरती है, बिजली जो ज़्यादातर हम लोग को देखने को मिलती है, तो ये जो दिन है बिजली गिरने वाले, तो ये इंक्रीज होते जा रहे हैं सिग्निफिकेंटली हर महीने। तो ये चीज़ भी जो है वो सामने आई है। और लाइटनिंग जो है गाइस, उसके कारण बताया जाता है कि जो एक्सट्रीम वेदर जो इवेंट्स होते हैं जिसके कारण लोगों की मौत हो जाती है, तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो मौत हो रही है लोगों की, ये बिजली के कारण जो है वो बताई जा रही है। अब देखो बिजली का ये टॉपिक है, ये बहुत 2-3 बार जो है वो न्यूज़ में आ रहा है कंटिन्यूसली। कल वाली न्यूज़ में भी मैंने आप लोग को इसके बारे में बताया हुआ था, और मैंने आपसे इवन ये भी कहा था कि आप अपनी तैयारी जो है वो जनरल स्टडीज़ स्टैटिक पोर्शन पॉइंट ऑफ व्यू से वो करके रखो। और जिन बच्चों ने कल ध्यान से नहीं सुना है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं बताता हूँ उसको ध्यान से सुना करो। ये वाले टॉपिक्स अक्सर आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। तो बिजली कैसे फॉर्म होती है, फर्स्ट पॉइंट, ये आप लोग को इसके बारे में पूरे कंसेप्ट जो है वो क्लियर करके रखना है, कैसे बिजली फॉर्म होती है, राइट। और उससे रिलेटेड हर एक कंसेप्ट जो है वो आप लोग अपने स्टैटिक पोर्शन में तैयार करके रखो, उससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बना के रखो, ठीक है। और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ अब हम लोग पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो गाइस ये वाला टॉपिक मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था, तो इसमें थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से कल या परसों वाले लेक्चर में जो है वो हम लोग ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था, जहां पर गरीब कल्याण रोजगार अभियान ये जो है गाइस, तो इसके अंदर एक थोड़ा सा मैंने एक हल्का सा आप लोग को करेक्शन करना था, क्योंकि जहाँ से मैंने वो उठाया हुआ था ये वाली न्यूज़ को, तो वहाँ पर एक जो सही लिखा हुआ नहीं था। बट हमारे जो एक्टिव जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं एक्टिव, जो हर एक चीज़ को गौर से देखते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को पकड़ लिया। तो उनके लिए मैं बिल्कुल थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से ना ही सिर्फ आपको अब फ़ायदा मिल रहा है, बाकी दूसरे लोगों को भी मिल रहा है। तो इस प्रकार की आप चीज़ डेफिनेटली करा करो, राइट। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि 99.9% एरर फ्री आपको चीज़ें दूँ, बट कभी कभी जो है वो ह्यूमन एरर के कारण हो जाती है, क्योंकि जहाँ से ये मैंने उठाया हुआ था ये टॉपिक, तो वहाँ पर जो है वो यहाँ पर महाराष्ट्र जो है वो लिखा हुआ था, यानी कि न्यूज़ ऑफिशियल न्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर महाराष्ट्र दिया था उन लोगों ने, राइट। बट इसको मैं पहले भी आप लोगों को कवर करा चुका हूँ, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो देखो गाइस, यहाँ पर 6 स्टेट्स थे, जिनमें से एक यूपी थी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड। तो यहाँ पर गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है वो शुरू किया जा रहा है। तो अभी उत्तर प्रदेश का हम लोग को ये देखने को मिला था, तो उस पर हम लोग ने डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर मैंने महाराष्ट्र लिखा हुआ था, तो आप महाराष्ट्र को प्लीज़ काट दीजिएगा अपने नोट्स में, और राजस्थान वहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अगेन थैंकफुल टू द एक्टिव सब्सक्राइबर्स जिन्होंने ये चीज़ नोट कर ली और बता दिया। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं गाइस। तो पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ एक ही अपडेट था आप लोगों के लिए, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं आए हैं। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बात हो रही है स्टैटिस्टिक्स डे के बारे में। तो अभी महालनोबिस जी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन इसलिए किया क्योंकि स्टैटिस्टिक डे था अभी 29 जून को, और हर साल 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। और ये जो लेट प्रोफेसर
पीसी महालानोबिस जो है गाइस, तो उनको याद करते हुए और उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो है वो किया जाता है, और उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे वो हम लोगों ने पेपर 1 में ऑलरेडी देख लिया है। इस साल की जो थीम है गाइस वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 की है। जो यूनाइटेड नेशन के टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, याद आ रहा है, मैंने आपको पढ़ाया था, तो उनमें से गोल नंबर 3 और गोल नंबर 5 को लेकर ये इस साल की थीम देखने को मिल रही है। क्या है? इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 की जो ध्यान में रखा गया है वो अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये दो थीम जो है वो इसकी, यानी कि दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसको इस साल की थीम जो है वो बताया जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ी सी इसके बारे में थोड़ा पता होनी चाहिए इन जनरल। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर आपको फिशिंग कैट दिखाई दे रही है, ये फिशिंग कैट है गाइस, और ओडिशा गवर्नमेंट ने अभी 2 साल का कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो इस फिशिंग कैट को लेकर भीतरकनिका नेशनल पार्क में शुरू किया है। राइट, इन 2 सालों का एक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है जहां पर 2 सालों में इस जो कैट है, इस बिल्ली जो है उसको बचाने के ऊपर काम जो है वो किया जाएगा। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है, याद रखिएगा ओडिशा के अंदर है। और ये फिशिंग कैट जो है गाइस ये निशाचर है, यानी कि रात के समय पे ये एक्टिव रहती है, सक्रिय होती है। राइट, और ये वेस्ट बंगाल की स्टेट एनिमल है, तो ये वाली चीज़ भी इन जनरल आपको पता होनी चाहिए। और इंडिया के अंदर फिशिंग कैट जो है वो हम लोग को मेनली मैंग्रोव्स फॉरेस्ट जो है सुंदरबंस के अंदर वहाँ पर देखने को मिलती है, और हिमालयस के फुटहिल में हम लोग को देखने को मिलती है, अलॉन्ग विद गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर वैली में भी हम लोग को देखने को मिलती है। इवन वेस्टर्न घाट्स में भी ये जो फिशिंग कैट है वो देखने को मिलती है। और IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल की कैटेगरी में है, और CITES के अपेंडिक्स 2 के अंदर इनको प्रोटेक्शन हासिल की गई है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारे इंडिया का 1972 का, उसके अंदर शेड्यूल 1 में इसको प्रोटेक्ट किया गया है। और फिशिंग कैट प्रोजेक्ट जो है गाइज ये 2010 में शुरू किया गया था। फिशिंग कैट जो है गाइज तो वेस्ट बंगाल के अंदर उससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट की जा रही थी कि उसको जो है वो प्रोटेक्ट करके रखना है। राइट, तो अभी 2 सालों का ये प्रोजेक्ट अभी एट प्रेजेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, दोबारा से शुरू किया गया है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, गैनाड्रोमॉर्फ्स, ये टर्म अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया है। ये टर्म किससे रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आपके दिमाग में ये वाली पिक्चर आनी चाहिए। आप इस पिक्चर को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, ये जो बॉडी जो दिखाई दे रही है, एक बॉडी का एक पार्ट जो है एक तरफ का पूरा ये फीमेल का आपको दिखाई दे रहा है, आप जैसे बाल बाल देख सकते हैं, और एक तरफ का जो पार्ट है वो मेल का हम लोग को देखने को मिलता है। तो अगर किसी स्पीसीज के अंदर उसकी एक बॉडी में उस बॉडी का आधा हिस्सा फीमेल का है और आधा हिस्सा मेल का है, तो वो जो है वो इस टर्म से जाना जाता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। राइट, तो एक स्पीसीज के अंदर अगर जीन्स जो है सिंगल स्पीसीज में फीमेल के भी हैं और मेल के भी हैं, तो उस स्पीसीज को जो है वो इस टर्म से पुकारा जाता है। तो ये चीज़ आप लोग को अच्छे से याद रखनी है। और अभी रिसेंटली हमारी कंट्री के अंदर ये आप देख रहे हैं गाइस, ये वाला जो कीड़ा आपको जो दिखाई दे रहा है, इंसेक्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये है ड्रैगन फ्लाई क्रोकोथेमिस सर्विला। तो ये जो है गाइस, तो ये इंडिया के अंदर पाया गया है, जिसमें ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों मेल और फीमेल दोनों के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो इसके बारे में आपको इन जनरल जानकारी होनी चाहिए। और भी काफ़ी सारे जो इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं उसमें भी इस प्रकार की चीज़ जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है। एक इंसेक्ट के अंदर एक पार्ट जो है वो फीमेल का होता है, यानी कि एक ही पार्ट, यानी कि एक ही जो है बॉडी उसका, उसके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेल और फीमेल दोनों के। राइट, तो ये चीज़ थी। और इसके अलावा गाइस अभी हमारे एक एजुकेटर हैं, आपको बताएंगे कि पूरा एक टॉपिक है जहां पर आप लोग को ऑलरेडी पता लग ही चुका होगा कि चाइनीज़ के काफ़ी सारे एप्लीकेशंस जो है वो बैन कर दिए गए हैं। तो हमारे एजुकेटर अभी आपको वाला टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको सुनिएगा आप पहले। उसके बाद फिर आप लोग के लिए 2 मिनट का टेस्ट जो है वो अभी शुरू होने वाला है। जैसे ये टॉपिक खत्म होता है 2 मिनट का टेस्ट आपके सामने आएगा, और उस टेस्ट के अंदर 10 क्वेश्चंस होंगे। 10 में से आपने कितना स्कोर किया है वो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। और देखिए वो वाले जो टॉपिक्स होते हैं वो मैं प्रिपेयर नहीं करता हूँ, मेरे पास जो भी टीम भेजती है टॉपिक्स तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, यानी कि वो क्वेश्चन आंसर वाली चीज़। राइट, तो अगर आपको उसमें कोई, जैसे कि कल के इसमें हो गया होगा शायद रिपीट हो गया होगा टॉपिक, तो बच्चे लिख रहे थे कि सर रिपीट हो गया, टॉपिक रिपीट हो गया, तो मैं कोशिश तो करता हूँ कि मेरे पास जो भी चीज़ आए वो रिपीटेड ना हो, बट कभी कभी क्या होता है कि वहाँ से जो चीज़ आती है वो मुझे यहाँ पर ऐड करनी होती है। राइट, तो आप समझ पा रहे हो। हालांकि मैंने टीम को जो है वो बता दिया है कि रिपीटेड हो रहे हैं टॉपिक्स, बट अगर फिर से अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे ज़रूर आप लोग बता दीजिएगा। और आज काफ़ी कम टॉपिक्स थे तो आज कोई होमवर्क भी नहीं है ज़्यादा, बट हाँ लाइटनिंग वाला अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वो ज़रूर पढ़ लीजिए अच्छे से। हालांकि मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में काफ़ी पहले आप लोग को वो कवर करा रखा है पूरा कंसेप्ट लाइटनिंग का, तो अगर जो बच्चे मेरे साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, अगर उनको वाला वीडियो अगर मिल जाए पुराना वाला, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पे उसके बारे में बता दीजिएगा। या फिर हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल के अंदर अगर लाइटनिंग का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है और अगर आपको पता है वाला वीडियो मिल जाए आपको किसी फाइल के अंदर, तो आप प्लीज़ मुझे नीचे
बता दीजिएगा तो फिर मैं दूसरे बच्चों को वाला टॉपिक जो है वो बता दूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए गाइज इतने ही टॉपिक्स थे। अभी आप ये वाला टॉपिक जो है वो देखिएगा हमारे सर का, हमारी टीम के ही एक मेंबर हैं, और टेस्ट अपना जो है वो दीजिएगा 10 क्वेश्चन में से, और नीचे स्कोर लिखकर बताइएगा। और यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में अपीयर हो रहे हैं तो 100 डेज का क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और लाइक का बटन हिट कर दीजिए अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है। तो अब बच्चे बोलेंगे कि सर आज काफ़ी कम टॉपिक्स थे, अब न्यूज़ में जो चीज़ आएगी वही मैं आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ ना, कभी कभी ज़्यादा आती है कभी कभी कम आती है, न्यूज़ है वो तो, राइट। अब हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा। कल रात पूरे भारत में हंगामा हो गया क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स को, चाहे वो गूगल का प्ले स्टोर हो या एप्पल का जो है ऐप स्टोर हो, सारे जगह से बैन कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स को। देखिए 10 बजे के आसपास आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने ये ट्वीट किया था कि लोगों के लिए, लोगों की डेटा और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, भारत के लोगों के लिए और भारत के लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी जो है इंडिया का, उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स को जो है, मोबाइल ऐप्स को बैन किया है। अब यहाँ पे चाइनीज नहीं लिखेंगे क्योंकि गवर्नमेंट जो कर रही है वो एक्ट से कर रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से कर रही है, उसमें चाइनीज नहीं मेंशन कर सकते। लेकिन हमें पता है कि ये जो किया गया है ये गलवान के रिएक्शन में खास करके किया गया है। अब यहाँ पे सारी जगह की जो बातें हुई, तरह तरह की बातें हुई, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन उठा कि आपने 59 ऐप को जो है बैन किया, उसमें से कई ऐप तो बिल्कुल मतलब कम पॉपुलर थे फिर भी बैन किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने पबजी को और जूम को बैन नहीं किया? पबजी एक गेमिंग ऐप है, जूम एक वीडियो कॉलिंग का ऐप है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इंडिया में इनका बहुत बड़ा मार्केट है, उसको बैन नहीं किया। तो ये लोगों की जो आई डिमांड और ये क्वेश्चन आया उसका आंसर नहीं मिला लोगों को। इनफैक्ट लोगों ने ये बोला कि देखिए 59 की लिस्ट में आपने 2 चाइनीज गेम्स को तो बैन किया ही है। क्लैश ऑफ किंग्स देख रहे हैं 7 नंबर पे, क्लैश ऑफ किंग्स, और 59 पे देखिए, 58 पे देखिए मोबाइल लेजेंड्स, इन दोनों को बैन किया, लेकिन पबजी को बैन नहीं किया, जो कि ऐसे भी उसको खेलना वगैरह जो है कई बार खतरनाक होता है। तो आप इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले आप पबजी को क्यों बैन नहीं किया गया ये चीज़ समझिए। एक रीजन जो है, पहला रीजन वो थोड़ा हमारा एस्टिमेशन है, अजम्पशन है, लेकिन वो एक रैशनल अजम्पशन है। देखिए ये बैन ऐसे रैंडमली नहीं किया गया है, इसके लिए आपकी जो सिक्योरिटी और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने स्क्रीनिंग की थी। गलवान के रिएक्शन में अगर हुआ होगा तो देखिए गलवान को तो 15 दिन हो गए, तो 15 दिन तो हाथ पे हाथ ये लोग रख के बैठे नहीं थे, तो ऑब्वियसली इन लोगों ने चेक किया था, सब कुछ अच्छे से देखा था, एस्टिमेशन किया, तो उन्हीं को पहले रेड फ्लैग किया गया था। पहले भी 50 से ऊपर ऐप को रेड फ्लैग किया गया था कि वो डेटा वगैरह के मामले में जो है चाइनीज गवर्नमेंट के पास जा सकती है। इनफैक्ट मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी वो डेटा को यूज कर सकती है। तो टोटल जो 59 चाइनीज ऐप बैन हुए उनकी स्क्रीनिंग की गई थी, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो देखिए बुद्धू है नहीं, पबजी बहुत पॉपुलर है, अगर उसको बैन नहीं किया तो देखा होगा कि नहीं इससे खतरा नहीं है, सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, तभी नहीं किया इसको। क्योंकि जब आप गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन देखेंगे जो कि रात के 9 बजे के आसपास आया था रविशंकर प्रसाद के ट्वीट से थोड़ा पहले, तो वहाँ 59 ऐप की जो मैंने लिस्ट दिखाई थी, साथ में ये भी लिखा हुआ था कि ये जो ऐप हैं जो डेटा लेते हैं, माइनिंग करते हैं, उसकी डेटा की खुदाई करते हैं, उससे मतलब अपना डेरिवेशन करना, प्रोफाइलिंग करते हैं, वो कंट्री के, आपके इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए खतरा है, और एट द लास्ट वो आपकी सॉवरेंटी मतलब संप्रभुता और इंटेग्रिटी के लिए खतरा है। इसीलिए हमने ये एक्शन नहीं लिया। उसमें पबजी नहीं आया, तो पहला एस्टिमेशन ये है कि पबजी जो है आपके नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं है। इसका डेटा हो सकता है कि चाइना में स्टोर नहीं होता होगा, ये लेकिन हमारा एस्टिमेशन है, ठीक है। दूसरा जो रीजन है वो रियल रीजन है, एक्चुअल रीजन है, जो कि हम जानते हैं, और उस रियल रीजन को समझने के लिए हमें पबजी को समझना पड़ेगा। क्या पबजी एंटायरली चाइनीज है? देखिए पबजी जो है 2017 में ये गेम बनाया गया था, इसका नाम है प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड, ठीक है। इसकी जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है पबजी कॉर्पोरेशन, और उसके ऊपर जो कंपनी है वो साउथ कोरियन कंपनी है। देखिए चाइनीज कंपनी नहीं है उसके ऊपर, साउथ कोरियन कंपनी है जिसका नाम है ब्लू होल। ब्लू व्हेल मत याद रखिएगा, सुसाइड वाला, ओके। ब्लू होल नाम है, ये साउथ कोरियन कंपनी है। अब इसको बनाया था, बनाने के लिए मैं बता दूं, इसको बनाया था ब्रेंडन ने, देखिए चाइनीज नहीं है, ब्रेंडन ने बनाया था काफ़ी पहले 2017 में जो है पबजी, ये आपका ब्लू होल ने पब्लिश करना शुरू किया। होता क्या है देखिए, चाइना कैसे पिक्चर में आती है, उसके पहले आपको ये भी जानकारी दे दूं कि ये जो पबजी गेम है 2000 में जापान की एक मूवी आई थी बैटल रॉयल, उसी पे बेस्ड है, आप नाम में भी देख रहे हैं प्लेयर्स अननोन्स बैटल ग्राउंड्स। तो चाइना कैसे इस पिक्चर में आया? देखिए एक टेंसेंट गेम नाम की कंपनी, आपको पता ही होगी, ये बहुत सारे गेम को है पब्लिश करती है। इन्होंने, चाइनीज कंपनी है ये, चाइनीज कॉन्ग्लोमरेट है, मतलब ढेर सारे इसमें कंपनी जुड़ी हुई है। टेंसेंट ने क्या किया कि ये साउथ कोरियन कंपनी है जो ब्लू होल, उनके साथ थोड़ा कोलैबोरेशन किया, और उन्होंने बोला कि आपका जो ये साउथ कोरिया में गेम है इसको हम लोग चाइना में पब्लिश करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, चाइना में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उससे जो हम पैसा कमाएंगे आपको भी देंगे और हम अपनी प्रॉफिट लेंगे। तो ब्लू होल ने बोला कि ठीक है, हमारी चीज़ों को पब्लिश करो, हमें पैसा दो। लेकिन उसके बाद देखिए क्या होता है, जब ये चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास ये जाता है गेम, वो देखती है तो बोलती है कि बहुत वायलेंट है, हमारे कल्चर के खिलाफ है।
तो हम आपको जो है गेम पे बैन लगा देंगे। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बोला कि हम बैन लगा देंगे। चाइना तो एक्सपर्ट है, गूगल हो और कई भी चीज़ें हो, व्हाट्सएप हो, सब पे बैन लगाने में, बस उनकी चीज़ें जो है हमारे पास चलनी चाहिए, हमारी तो और या अमेरिकन तो सारी बैन होनी चाहिए वहाँ पे। एनीवे, तो टेंसेंट गेम ने क्या किया, चूंकि वो चाइनीज़ कॉन्ग्लोमरेट है, चाइना की कंपनी, तो वो गवर्नमेंट के सामने झुक गई है ना, और उन्होंने बोला कि ठीक है हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, आप हमें राइट दीजिए कि चाइना में हम इस कंपनी को, मतलब इस प्रोडक्ट को, पबजी को गेम फॉर पीस के नाम से पब्लिश करेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, लेकिन ओनली टेंसेंट गेम इसको पब्लिश करेगा क्योंकि हमारे कंट्री की जो है वो कंपनी है, और इस तरह से चाइना में उस पर जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा। इसके अलावा बाद में कंपनी ने इसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया। मतलब पबजी कंपनी है, ब्लू होल के नीचे वो साउथ कोरियन कंपनी है, जो इसका पब्लिकेशन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, वो चाइनीज कंपनी टेंसेंट कर रही है। इनफैक्ट आप देखिए चाइना में भी इसका नाम है, क्या है, गेम फॉर पीस। आपके साउथ कोरिया में भी इसका डिफरेंट नाम है उनके कल्चर के हिसाब से, ककाओ। इंडियन लोगों ने लेकिन उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, फट से गेम को अपना लिया, एडिक्टेड भी हो गए। एक सर्वे किया गया तो उसका रिजल्ट भी मैं बताऊंगा आपको। सर्वे जब किया गया तो इंडियन लोगों ने ये बोला कि हम इसलिए गेम खेलते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और दूसरा हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और उन्होंने साथ में ये भी बोला कि 40 to 50% लोग जो है वो गेम खेलने के बाद इसके लिए एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये सब तो देखिए सोशियो इकोनॉमिक सोशल रीजन्स है, उस पर मत जाइए, एडिक्शन वगैरह पे, साइकोलॉजिकल पे, आप बस फैक्ट पे जाइए। अब यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन उठता है कि ठीक है, अब जो ये कोलैबोरेशन हुआ था तो पब्लिकेशन का बात हुआ, तो क्या कुछ स्टेक भी लिया है ब्लू होल में टेंसेंट ने? हाँ, स्टेक लिया है, लेकिन ओनली 10% स्टेक होल्ड है। साथ ही साथ आप ये भी जानिए कि साउथ कोरिया की ये कंपनी है और साउथ कोरिया के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, तो इस बीच में ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने वहाँ सब कुछ चेक, फैक्ट वगैरह चेक किया होगा कि आप डेटा वगैरह कहाँ स्टोर करते हो और उसका क्या यूज़ करते हो, डेटा माइनिंग कैसे करते हो। तो ये बहुत अब मुश्किल है कि इस पर PUBG पे बैन लगेगा। गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली इसको बहुत चेक किया होगा, तो ये रीज़न है इसके ना बैन होने के। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जूम ऐप क्यों बैन नहीं हुआ, ये वीडियो कॉलिंग ऐप क्यों नहीं बैन हुआ। तो इसका सीधा सा जवाब है कि जूम ऐप जो है, जूम जो इसके पीछे कंपनी है, जूम कॉर्पोरेशन, वो चाइनीज़ कंपनी है ही नहीं, वो अमेरिकन कंपनी है। जूम कम्युनिकेशन इसकी कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर जो देखिए कैलिफोर्निया में है ना, मतलब USA में है। अब लोगों को यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है कि इसके जो CEO हैं, है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं, वो हैं एरिक युवान, और इनको देख के लोगों को लगता है कि ये चाइनीज़ है। सही बात है, एरिक युवान देखिए चाइनीज़ नहीं है, वो चाइनीज़ अमेरिकन है। उन्होंने इनफैक्ट USA की सिटीजनशिप ले ली है, वो चाइना के सिटीजन नहीं रहे। अब इतना ही नहीं, एक बार एक्चुअली इशू हो गया था। इशू ये हुआ था कि इनका थोड़ा डेटा वगैरह का प्रॉब्लम आ गया, तो लोग बोल रहे थे कि आपका डेटा सेंटर जो है चाइना में है। तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए डेटा की उन्होंने बोला कि मिसकन्फिग्रेशन था, थोड़ा सा इशू आया था, टेम्परेरी था, हमने उसको सॉल्व कर लिया है। और बाद में इन्होंने एक कंपनी से थोड़े देखिए टाइप किया की बेस से, और इन्होंने अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब जूम ऐप में भी, वीडियो कॉलिंग ऐप में भी देखिए एक जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन जो आपके व्हाट्सएप वगैरह में है वो डाल दिया गया है, तो डेटा मानी जाती है कि यहाँ पे सेफ सिक्योर है, आपको कोई खतरा नहीं है। हेडक्वार्टर इनफैक्ट कंपनी का कैलिफोर्निया में है। दूसरा ये क्वेश्चन है कि, और भी क्वेश्चन है देखिए, पहले तो एक प्रॉब्लम है फिर कि इनका जो वर्क फोर्स है, मतलब जो इनके वर्कर्स हैं वो मोस्टली चाइनीज़ हैं, लेकिन हेडक्वार्टर आपका USA में है तो खतरा नहीं है, वर्कर्स तो कहीं के भी हो सकते हैं। दूसरा ये इशू हुआ था कि आपको पता होगा कि चाइना में एक प्रोटेस्ट हुआ था तियानमेन स्क्वायर पे, चाइनीज़ गवर्नमेंट मतलब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ प्रो डेमोक्रेसी जो था वो प्रोटेस्ट हुआ था। इसमें क्या हुआ कि कुछ लोग जो थे चाइना के, वो तियानमेन स्क्वायर वगैरह के सपोर्ट में बोल रहे थे उस प्रोटेस्ट के बारे में। तो इस कंपनी ने क्या किया, जूम ऐप ने उन लोगों को बैन कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि ये कंपनी जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट के सामने जो है झुक गई है ना, डेमोक्रेटिक वॉइस को दबा दिया इसने। तो जब इसे पूछा गया CEO से तो आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि देखिए चाइना में जो हमारा पब्लिकेशन हो रहा था, चाइनीज़ गवर्नमेंट को प्रॉब्लम थी, तो हमने गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट करते हुए लोगों पे ये बैन लगा दिया। लेकिन ये क्वेश्चन उठता है कि ये कंपनी दब गई चाइनीज़ गवर्नमेंट के सामने और डेमोक्रेटिक वॉइसेस को दबा दिया, तो ऐसी कंपनी को क्या हमें डाउनलोड करना चाहिए, आप ये सोचिए। दूसरा आप मुझे ये बताइए कि ये जो तियानमेन स्क्वायर है वो कहाँ है और ये प्रोटेस्ट कब हुए थे। कमेंट में आप मुझे ये भी बताइए कि टेलीग्राम का आप बहुत यूज़ कर रहे हैं ना, हमारा चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को टेलीग्राम पे फ्री चैनल है। पेड कोर्सेज वगैरह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए नंबर्स होते हैं, आप उस पर कॉल कर लेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि टेलीग्राम कहाँ की कंपनी है, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो कहाँ के हैं। आप साथ ही साथ ये भी बताइए कि व्हाट्सएप कहाँ की कंपनी है, और आप मुझे बताइए कि इनके अल्टरनेटिव्स क्या हैं इन वीडियो कॉलिंग ऐप के और चैटिंग के, ताकि मैं जो है, जैसे WeChat है उस पर बैन लगा दिया गया, तो आप इनके अल्टरनेटिव बताइए कमेंट में, ताकि मैं अगला वीडियो बना सकूं कि क्या अल्टरनेटिव है चाइनीज़ ऐप्स के। तो बस आपको इतना ही बताना था। आपको ये इशू समझ में आ गया होगा कि जूम ऐप को या फिर PUBG को क्यों बैन नहीं किया गया, तो आप जो है ये बाकी लोगों को भी बताइए कि क्यों बैन नहीं किया गया है। बस इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
पेड ग्रुप के लिए आप देखिए इन 2 नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, सारे इन एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करके सारी चीज़ें बताइए, इसको डिस्कस भी करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और साथ ही साथ इस वीडियो के बीच में ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।